गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो के अंदर अपनी इंडक्शन की बात चल रही थी। दो तीन बातें और सुन लो इंडक्शन के लिए। एक तो ये कि सपोज दो बॉडीज हैं, ठीक है। बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए पर आपने चार्ज दे रखा है, कैसे भी करके आपने बॉडी ए को चार्ज कर दिया। बॉडी ए बहुत दूर है बॉडी बी से, तो बॉडी बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी पर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब इसको करीब लाएंगे, बॉडी ए को जब इसके करीब लाएंगे, तो इस बॉडी बी का इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इतनी बात तो अपनी हो गई। जब इसको मैं वापस दूर ले जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेपरेट आउट हो गए थे, ये वापस मर्ज होकर के और वापस इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। इसके आने से पहले भी इसका चार्ज जीरो था, अभी भी इसका चार्ज जीरो है, ठीक है। और इसको दूर ले जाऊंगा तो ये दोनों वापस में मर्ज होकर के चार्ज वापस जीरो हो जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज ये दोनों वापस में मर्ज हो जाएंगे और वापस ये न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। आप ये चाहते हो कि ये वाली बॉडी का के ऊपर परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सॉरी परमानेंटली चार्ज आ जाए, इस बॉडी पर परमानेंटली कुछ चार्ज आ जाए। तो अपन लोग ये काम करते हैं, एक और बॉडी सी को बगल में लाते हैं, या तो उस बॉडी को टच करा दो या फिर कंडक्टर वायर से इसको कनेक्ट कर दो। बात एक ही है, ठीक है ना। कंडक्टर वायर से टच कराना और डायरेक्ट कांटेक्ट कर देना, एक ही बात। तो होगा क्या, ये वाला जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कैसा है, रिपेल्ड है, ठीक है। तो ये कैसे रहना चाहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेगा। और इसको अब जगह मिल गई जाने की, इसको अब जाने की जगह मिल गई, तो ये चला जाएगा बॉडी सी के अंदर। ये वाला चार्ज बॉडी सी में चला जाएगा और सारा हट करके और बॉडी सी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यदि मैं बॉडी ए को दूर ले जाऊं, तो ये माइनस और प्लस दोनों ही वापस मर्ज हो जाएंगे और वापस न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले कनेक्शन कट करते हैं, उसके बाद में आप चाहे इसको यहाँ रखो चाहे दूर ले जाओ। अब दोनों, ये वाली बॉडी परमानेंटली नेगेटिव चार्ज हो गई, ये वाली बॉडी परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। इसको आपने दूर हटा लिया तो क्या होगा, ये इस बॉडी ए को दूर हटा लिया तो क्या होगा, ये दोनों अब अट्रैक्ट होकर के और कहाँ आ जाएंगे, नियरेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। मिल तो पाएंगे नहीं क्योंकि बीच में रास्ता तो बंद कर दिया आपने, लेकिन नियरेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, ठीक है ना। फाइनली इस कंडीशन में आ जाएंगे दोनों बॉडीज। कब, जब इसको आपने दूर हटा लिया। तो एक और काम कर सकते हैं, बॉडी सी की जगह पे आप अर्थ से कनेक्शन कर दो। ये किसका सिंबल है, अर्थिंग। अर्थिंग की छोटी सी कहानी सुनो। अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्शन करना। और प्रैक्टिकली करते कैसे हैं अर्थ से कनेक्शन, अर्थ के अंदर एक कॉपर का या ब्रास का, यूजुअली कॉपर का एक बहुत मोटी, या तो इतनी मोटी रॉड और या फिर जस्ट एक स्ट्रिप, ठीक है ना, ये 2 उंगलियों जितनी मोटी स्ट्रिप जमीन के अंदर 10-12 फुट गहराई के अंदर गाड़ देते हैं, अर्थ के अंदर, ठीक है। स्ट्रिप को ऐसे करके गाड़ देते हैं। ये है जमीन, अर्थ ग्राउंड। खड्डा खोदा, कितना डीप है ये, 10-12 फुट डीप। और उसके अंदर आपने एक रॉड को लगा दिया, रॉड गाड़ दी। और जब आप इस खड्डे को दोबारा भरोगे
तो उसके अंदर उस मिट्टी में जो आपने निकाली थी उसमें आप चारकोल यानी कि कोयले का पाउडर, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, नमक और गीला और पानी उसमें मिक्स करके और फिर इस खड्डे को भरते हैं अपन लोग। यानी कि ये जो पूरा खड्डा है इसको अपन लोग कंडक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी मिट्टी को कंडक्टर बनाते हैं। और अब ये जो इसका एंड बार निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, आपने कभी देखा है? यस, ठीक है। अपने घरों में जो है बिजली का कनेक्शन कराते हैं तो ये जो कनेक्शन करने वाला है ना, वायरिंग करने वाला, ये ऑप्शन देता है कि आप करा रहे हो कि अर्थिंग। नहीं तो जिस दुकान के अंदर आटा चक्की वगैरह है तो वहाँ पर तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये अर्थिंग होता है। इसके और ज़्यादा डिटेल अपन लोग नहीं करेंगे। ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है ना, ऐसे बड़ी छोटी 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 लाइन अर्थिंग का सिंबल है। आपको मालूम है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के 2 वायर आ रहे हैं, उनमें से एक अर्थिंग का वायर है। उनमें से एक वायर में करंट आता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं और बिजली वाले उसको फेज वायर भी बोलते हैं। और एक वायर है जिसमें करंट बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप ट्राई मत करना, ठीक है। वो वायर अर्थिंग होता है, जस्ट वो अर्थ से कांटेक्ट होता है उसका। ठीक है, जो लाइव वायर है वो तो जनरेशन प्लेस, यानी कि मान लो कोटा में बन रही है बिजली को, तो बिजली जो है कोटा में बनती है। वो वायर जो है जो जिसमें करंट आ रहा है, लाइव वायर, वो तो कोटा से आ रहा है। लेकिन अर्थिंग वाला वायर है वो आपके कॉलोनी में ही ट्रांसफार्मर से निकल के आ रहा है, वो कोटा से नहीं आ रहा, क्योंकि अर्थ तो यहाँ भी है ना। ओके, तो वो जो है आपके घर में 2 वायर आ रहे हैं, फिर इस अर्थिंग की क्या ज़रूरत है? यदि वो अर्थिंग फेल हो जाए या आपको उस पर फेथ नहीं है या वो परफेक्ट नहीं है अर्थिंग, तो अपने घर में जो अर्थिंग है आप उसको परफेक्ट काम में उसको परफेक्ट बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अर्थिंग की कहानी हो गई। ये अर्थिंग का मतलब है ये अर्थ से कनेक्शन है। अब क्या होगा, इसको वापस सिचुएशन बना देते हैं। बॉडी ए को मैं पास लाया तो बॉडी बी में चार्ज इंड्यूस हो गया। ये वाला चार्ज जो इससे रिपेल्ड था, यदि आप अर्थ से कनेक्शन कर दो तो इस चार्ज को अब जाने का रास्ता मिल गया। ये वाला चार्ज क्या चाहता है? इससे दूर भागना चाहता है और आपने रास्ता दे दिया तो अर्थ में चला गया। ठीक है, और अर्थ जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना सारा चार्ज हो, चाहे कितना ज़्यादा चार्ज हो, कम चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अर्थ हमेशा लेने और देने को तैयार रहती है। अर्थ जो है चार्ज का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का एक सोर्स है। चार्ज के लिए जो है अर्थ जो है समंदर की तरह से बिहेव करता है। चाहे पानी निकाल लो, चाहे जितना पानी डाल दो समंदर में, कभी सूखा और बाढ़ नहीं होती। इसी तरह से अर्थ जो है ना वो कितना भी चार्ज ले सकती है, दे सकती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो ये वाला चार्ज अर्थ में चला जाएगा और अब ये बॉडी जो है इसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया। यदि आप बॉडी ए को हटा लो तो वो जो पॉजिटिव चार्ज भाग के गया, रिपेल होके गया था, वो वापस आ जाएगा और इस बॉडी को वापस न्यूट्रल बना लेगा। लेकिन आपने क्या किया, बॉडी को हटाने से पहले कनेक्शन काटा और अब आप चाहे तो बॉडी को हटा लो, बॉडी ए को हटा लो चाहे रख लो, इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एक छोटी सी और बात करते हैं, वो भी इंडक्शन से रिलेटेड है। सुनो, 2 बॉडीज ली आपने, एक पर चार्ज +10 है और दूसरे पे 0 है, तो इस पे इंड्यूस हो गया चार्ज, गलती हो गई, कितना, सपोज +6 -6 +6, ये तो अपन लोग देख चुके हैं। नई बात बता रहा हूं, वो क्या है कि सपोज इस पर चार्ज 0 नहीं है, इस पर भी नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसके ऊपर +2 चार्ज है। कब? बिफोर मेकिंग इंडक्शन बिटवीन देम। इस बॉडी ए को पास में लाने के पहले ये ऑलरेडी चार्ज थी और वो भी सिमिलर चार्ज थी, प्लस, इस पर प्लस, इस पर भी प्लस। तो आपको कि इसको पास लाऊंगा तो ये रिपेल करेगी, तो सब जानते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उल्टी,
अट्रैक्ट भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट भी कर सकती है। इस +2 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, +8 और दूसरा -6, ठीक है, +8 और -6, -6 और +8, ठीक है। पहले चार्ज कितना था इस बॉडी पे +2 और अभी कितना है, ऐड करके देखो +2 ही है। ये किस वजह से हुआ, इंडक्शन से, ठीक है। और इतना गजब का इंडक्शन कब होगा, जब ये बॉडी कंडक्टर होगी, कंपैरेटिवली काफ़ी लार्ज होगी, और ये बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज से भरी होगी और कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल साइज़ की होगी। ये सब बातें बहुत डेप्थ में हैं, बस ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुने। अब इन दोनों बॉडी के इस वाले हिस्से पर फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, F अट्रैक्शन। ये चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। F अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और सपोज ये जो डिस्टेंस 2 है, F रिपल्शन का वैल्यू K Q1 Q2, ये रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में है, इनके और इसके बीच में, पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, 10 8 और सपोज ये डिस्टेंस 4 है। बताओ कौन ज़्यादा आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लो आराम से, यही ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है। इस बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, पॉजिटिव भी अट्रैक्टिव भी लग रहा है और रिपल्सिव भी लग रहा है। ज़्यादा वाला कौन सा है, अट्रैक्टिव, तो जीतेगा कौन, अट्रैक्टिव। तो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, कितनी अजीब बात है। अजीब बात का मूल कारण क्या है, इंडक्शन। अपना अब इंडक्शन पूरा हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंडक्शन अब लोग ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। नोट्स के ऊपर जाओ, नोट्स देखो। यूनिट ऑफ चार्ज, तो भैया अपने काम का यूनिट कौन सा है, सबसे पहली बात तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो है एमकेएस या एसआई सिस्टम का है कूलाम, ठीक है ना, और उसको एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो आप। सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज का यूनिट है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। उस सीजीएस सिस्टम को बेटर है कि आप क्या कौन सा सिस्टम बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इसको सीजीएस भी बोल सकते हैं और ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं। देखो एक चीज़ को याद रखो, पकड़ के रखो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके यूनिट्स हैं, एक एक करके नाम सुन लो। कौन से सिस्टम के यूनिट बता रहा हूँ मैं, एमकेएस सिस्टम के यानी एसआई सिस्टम के यूनिट के नाम बता रहा हूँ। कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, एम्पियर किसका है, करंट का, वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ऐसे करके। और आपके पास में ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो केवल 12th क्लास में ही पहली बार अपीयर हुई हैं, ठीक है। न्यूटन और जूल और मीटर और ये तो 11 से 7 थी। मैं पूछूं कि बताओ इनके कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट कौन कौन है। आप एक काम करें, हर एक यूनिट के आगे एक वर्ड लगा दो, स्टैट, स्टैट फॉर स्टैटिक, स्टैट वर्ड लगा दो। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, स्टैट वोल्ट। सीजीएस में करंट का क्या होता है, स्टैट एम्पियर। चार्ज का क्या होता है, स्टैट कूलाम। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, स्टैट ओम, ठीक है ना। एक झटके में बहुत सारी बातें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट वगैरह हैं। फेराडे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर Na। तो Na इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, Na इंटू ई,
वो कहलाता है फेराडे, और वो लगभग 1 लाख के आसपास आता है। और एक्यूरेटली याद रखो तो 96,400 समथिंग है, तो राउंड ऑफ करके और अपन ने ये कर लिया 1 लाख के आसपास है, याद रखो। एक और यूनिट है 10 कूलाम्ब को EMU बोलते हैं। ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो कूलाम होता है बड़ी बात है, याद रखो। लेकिन एक और चीज़ है, ऐसा यूनिट किस काम का जो फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब है डेली लाइफ के अंदर जिसको देखा तक नहीं अपन ने, वो यूनिट किस काम का। मैंने बताया था आपको कि 1 कूलाम जो चार्ज है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अपने मतलब के वैल्यूज है 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम। और आप जानना चाहते हो कि ये माइक्रो, नैनो और पिको क्या है, 11th के डायमेंशन वाले चैप्टर में जाकर के देख लो। वो कहाँ है आपके पास? अरे भाई गूगल ड्राइव के ऊपर सब कुछ है। ये मत पूछो कि मेरे पास में 11th का और मैथ्स का और वेक्टर और जनरल मैथ्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना, सब कुछ भरा पड़ा है उसके अंदर, जिसको मैं क्या बोलता हूँ कि उस मॉल में बहुत सारा माल भरा पड़ा है। ठीक है ना। सुनो जी, तो माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁹। जो भी है ये आपको इन वैल्यूज से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, ये काम में आएंगी। 1 कूलाम कभी हार्डली सुनने को मिलेगा। और यदि मैं कह रहा हूँ कि किसी न्यूमेरिकल में आपको 1 कूलाम बोल भी दिया ना, वो न्यूमेरिकल बनाने वाला फुलिश आदमी है। 1 कूलाम चार्ज होता ही नहीं है, होता है तो है, ठीक है, होता है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है, अपने डेली लाइफ में किसी एग्जाम्पल में आता ही नहीं। देखो इधर उधर की बात करनी करेंगे अपन लोग, कूलॉम्स लॉ पे जाएंगे। आप इसको ये कह सकते हो कि इसका वही रोल है जो ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ का था, वैसा का वैसा ही है। इसकी शक्ल भी मैच करती है, बहुत कुछ मैच करता है। न्यूटन्स लॉ और ये कूलॉम्स लॉ में बहुत कुछ मैच करता है। ठीक है, अपन लोग उस मैच करवाने की मैच करते करते पढ़ेंगे। आपको पढ़ना नहीं है ऐसे कि मैच करते करते पढ़ाना है आपको कि नोट्स के अंदर कहाँ मैच कर रखा है। तो मैं यदि नोट्स को ही केवल रीड आउट कर दूं तो फिर मैं तो थोड़ी फिर मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं मैथ्स को नोट्स को रीड करने के लिए थोड़ी, नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है ना। सुनिए, अभी क्या है आपके पास, K(Q1Q2/R². This is the formula for the force acting between two charges Q1 and Q2, which are kept at a distance of small r. दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ये टॉपिक कर चुके होंगे, तो आप ये छोटा सा डायग्राम और चिपका लो। दो चार्जेज हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। यदि वो चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा भी होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा ये। फोर्स के फॉर्मूले में कौन कौन आ रहा है? 4 बंदे आ रहे हैं, Q1 Q2। कहाँ पे आ रहे हैं? Q1 Q2 न्यूमरेटर में आ रहे हैं, फॉर्मूला के न्यूमरेटर में आ रहे हैं। इसको आप लैंग्वेज में क्या बोलते हो? न्यूमरेटर में आने को द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसको लैंग्वेज में क्या बोलते हो आप? द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने क्या कहा था? 4 लोग आ रहे हैं इसके अंदर, बोलो। मैं तो 3 ही काउंट करे अभी तो, Q1 Q2 एंड R। चौथा कौन इसमें छुपा हुआ बैठा है? इसको जरा ओपन करें। ये तो K तो ऐसे ही बोलते हैं, इसको बोलने में आसानी के लिए K बोलते हैं। असल में ये एक कॉन्स्टेंट्स का ग्रुप है 4 पाई, और इस लेटर का नाम है, ग्रीक स्क्रिप्ट का एक लेटर है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है देख करके अपने आप कर लेना। ठीक है ना। इप्सिलॉन। ठीक है ना। तो इप्सिलॉन बोलते हैं, एप्साइलन बोल देते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। मेरे को लगता है अच्छा इप्सिलॉन बोलना। व्हाट इज दिस? ये अलग टॉपिक है,
नाम तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। इस लेटर का नाम ग्रीक स्क्रिप्ट के अंदर एप्सिलॉन है, लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी क्या होती है? अलग टॉपिक में बताऊंगा, अभी जो है सो चुपचाप सुन करके याद रखो। तो मैं ये कह रहा था कि फोर्स का वैल्यू 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जरा एक बार न्यूटन की तो बात कर लो। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको कि ये तो बहुत कुछ सेम है, ठीक है ना। मेरे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ सेम है, और आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है तो आपको लगेगा कि क्या एक आर स्क्वायर है तो सेम है, बहुत कुछ कहाँ सेम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, बेशक ये चार्जेस के बीच में फोर्स है तो यहाँ पर Q1 Q2 आने थे, ये मासेस के बीच में फोर्स है तो यहाँ पर m1 m2 आएंगे, वो तो ऐसा तो है नहीं, पर न्यूमरेटर में आ रहे हैं, ये तो सिमिलरिटी है। एक बड़ा तो सिमिलरिटी क्या है, ये न्यूमरेटर में आ रहे हैं, ये भी न्यूमरेटर में आ रहे हैं, ये आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है, और एक फॉर्मूला और आएगा जिसके डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ आर स्क्वायर आएगा, वो है फॉर्मूला फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स। और फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स वाले फॉर्मूले को मैंने पहले भी बताया था, उसको भी कूलॉम्स लॉ ही बोलते हैं। मैग्नेट्स के बीच में फोर्स में भी आर स्क्वायर आता है। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके लाइफ में, जिसमें डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा फोर्स के फॉर्मूले में, और तीनों को एक कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी का नाम क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉज। दीज आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉज, ठीक है ना। ओके, देखो इन दोनों में एक मात्र फर्क है जो बता रहा हूं कि ये जो राउंड कर रहा हूं, कौन? जो सो कॉल्ड कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मीडियम क्या होता है भाई? ये जो चार्जेस है ना, इनके अराउंड, इनके सराउंडिंग में जो मैटर मीडियम है, जैसे अभी तुम्हारे चारों तरफ क्या है? तुम कहोगे फर्नीचर है, नहीं है तुम्हारे चारों तरफ फर्नीचर, हवा है भाई। मछलियों के चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ फैला हुआ पानी होता है, ठीक है ना। तुम्हारे चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है? हवा है, ठीक है। तो वो जो मैटर मीडियम है, जो चार्जेस के अराउंड फैला हुआ है मैटर मीडियम है, ये उस मैटर मीडियम से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है। वेट करो, इसका टॉपिक आएगा तब डिटेल में बात करेंगे। ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये मैटर मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये तो किसी के भगवान पे भी डिपेंड नहीं करता। इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब है किसी पर डेडली किसी पर डिपेंड ही नहीं करता। ये कहीं चले जाओ, किसी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं कभी भी चले जाओ, इसका वैल्यू जो है जो उतना ही रहता है, 6.67 × 10⁻11 जो भी है इसका वैल्यू उतना है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और ये मीडियम डिपेंडेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब इसका वैल्यू, और इसमें भी किसका? ये जो एप्सिलन है ना, इस एप्सिलन का वैल्यू अलग अलग एयर के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है, वैक्स के लिए अलग होता है, पीवीसी के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग। और अभी टॉपिक आएगा तब करेंगे, बस इतनी सी गौर करें बात कि ये मीडियम डिपेंडेंट है और वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, वरना तो बाकी बहुत कुछ सेम है, ठीक है ना। और वो जो मैग्नेट्स का जो कूलम्स लॉ आएगा वो भी ऐसे ही शक्ल का होगा ऑब्वियसली, बस इसके अंदर फर्क आएगा वो तो, ठीक है ना। वो क्योंकि चैप्टर जो है ना वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन शक्ल एक जैसी होगी उनकी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको वापस लिखेंगे और खूब तबीयत से अपन लोग डिस्कशन करेंगे। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ जो है इसकी नींव है, इसके फाउंडेशन के अंदर एक लगा हुआ पत्थर है, इस चैप्टर के फाउंडेशन में है कूलॉम्स लॉ। इसलिए कूलॉम्स लॉ को इतना जल्दी विदा नहीं कर सकते कि भैया तो जा। अभी फिलहाल मैं जो है ना इसको के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा है जिसका टॉपिक आएगा बाद में, नेक्स्ट टॉपिक, तब और पकाएंगे इसके अंदर और बात करेंगे। अभी कौन है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्जेस हैं, उनका वैल्यू Q1 एंड Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन देखो बुक्स के अंदर लिखा होता है, बुक्स में क्या लिखा होता है कि दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है
ठीक है ना। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है मैंने उसका नाम पुट कर बोल दिया सपोज F1। Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम मैंने बोल दिया F2। वो जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, उसके फोर्सेस के वेक्टर की डायरेक्शन उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। ये ठीक है, बोलते हो तो अच्छी बात है, एक और बात सामने आ गई, लेकिन ये ऑब्वियस बात है, कोई नई बात नहीं है जो केवल इसी जगह हो रही है। हमेशा दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, उन दोनों के आपस का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है ना उन दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होता है। और यदि कोई सोचता है कि मेरी बात गलत है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का नंबर आपके पास है, ओके, याद रखना इस बात को। तो खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है पॉसिबल है, ये लिख दो तो और भी अच्छी बात है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, direction of the force between the two particles is along the line joining the two charges। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ जी। बताइए, इस बहाने से मैं एक दो न्यूमेरिकल सेट डालूंगा। वैसे न्यूमेरिकल का आप वीडियो अलग देखो, उसके अंदर इस तरह का और डिस्कशन किया हुआ है। सपोज Q1 को मैंने 3 टाइम्स कर दिया और Q2 को मैंने चेंज नहीं किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। इनिशियली चार्जेस कितने थे, Q1, Q2 और डिस्टेंस R थी। बाद में चार्जेस को क्या क्या कर दिया, फर्स्ट वाले चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया, Q2 को चेंज नहीं किया, R को चेंज नहीं किया। बोलिए फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। Q2 कितना हो गया, चेंज नहीं किया। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देख करके क्या बोलोगे कि फोर्स कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3 का डिजिट एक्स्ट्रा आ गया। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, K Q1 Q2 अपॉन R², और आपको ये बोला कि Q1 को 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा। आपको बोला कि Q2 को हाफ कर दिया, यानी कि 1/2 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 कर दो। बताओ टोटल कितना नंबर एक्स्ट्रा आ गया इसके बाद, 3/2। तो आप बोलोगे फोर्स 3/2 हो गया, 3/2 टाइम्स हो गया। डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो गई, तो यहाँ पे 2 लगा दो। सारा नंबर इकट्ठा करके कितना आएगा, 3/8। तो आप कहोगे फोर्स 3/8 टाइम्स हो गया। अब बढ़ गया कम हो गया वो तो आप खुद अनुमान लगाओ, आपको आना चाहिए कि 3/8 टाइम्स हो जाने का मतलब है रिड्यूस हो जाना, ठीक है ना। तो ऐसे करके है। बताओ अब Q1 को मैंने क्या किया, चेंज नहीं किया। Q2 को क्या किया, चेंज नहीं किया, और डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम्स कर दिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर कितना बाहर निकल के आया, 2 स्क्वायर 4, 1/4 डिनोमिनेटर में ना, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4, चौथाई, ठीक है ना। फोर्स पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा। यदि डिस्टेंस को आप कर रहे हो 3 टाइम्स, डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, तो अब फोर्स 3 का स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, क्या हो जाएगा 9, 1/9 नीचे है, फोर्स हो जाएगा 1/9 टाइम्स, ठीक है ना। सपोज सब कुछ डबल 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 कर दिया, तो न्यूमरेटर में कितना नंबर एक्स्ट्रा आया, 2 × 2 4। डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 2 स्क्वायर, वो भी 4 है, 4 4 कैंसिल, क्या मतलब हुआ, कितना निकल गया है बाहर, कुछ नहीं, यानी कि फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना, फोर्स में फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए कि कूलॉम्स लॉ के अंदर जो फोर्स है उसका नाम क्या है, फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शॉर्टकट में आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे तो भी चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल करके अपन लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि भाई स्टैटिक कंडीशन में लगता है ये फोर्स, नहीं, जब चार्जेस मूविंग कंडीशन में हैं तो भी ये लगता रहता है ये फोर्स,
बस एक फोर्स और आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। और आप यदि ये चाहते हो कि चार्जेस के बीच में प्योरली केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगे, तो आप उन चार्जेस को रुका हुआ ज्यूम करो, न कि चलता हुआ। यदि वो चार्जेस चलने लग जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उनके बीच में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। आप कन्फ्यूजन नहीं चाहते हो कि केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, तो आप कह सकते हो कि द चार्जेस शुड बी और चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, बहुत सारी डिस्कशंस हैं। अपन लोग जा रहे हैं आगे, और वो ये है कि मैंने वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जिसको मैंने अब क्या किया, डिटेल लिखा उसका। इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको डिटेल में लिखा मैंने। ठीक है, इसके अंदर ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, चुपचाप नीचे छुप के बैठा है, उसका नाम है परमिटिविटी। ठीक है, और परमिटिविटी क्या है, इस फॉर्मूले में उसका आंसर छुपा हुआ है। इस फॉर्मूले से ही आपको उसका आंसर, इसका डेफिनेशन एक्सप्रेस करना है परमिटिविटी का। ठीक है, परमिटिविटी का वैल्यू किसका है, परमिटिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, परमिटिविटी किसका, मीडियम का। चार्जेस के सराउंडिंग में, अराउंड जो मीडियम है, मैटर मीडियम है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एक ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्या, परमिटिविटी। ठीक है, ये तो पता पड़ेगा भाई मीडियम का है। ये क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसका काम क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ न कुछ तो काम होता ही है। ठीक है ना, वेलोसिटी का काम क्या है, कार को चलाती है। ठीक है, मास का क्या है, वजन होता है, क्वांटिटी है। फोर्स का क्या है, सरका देता है किसी चीज़ को। तो हर फिजिकल क्वांटिटी कुछ न कुछ करती है। ठीक है ना, कुछ न कुछ कर देती है। डेंसिटी का काम क्या है भाई, पानी से ज़्यादा डेंसिटी है तो वो डेंसिटी तो डुबा देती है चीज़ को, और डेंसिटी कम है तो उसको फ्लोट करा देती है। जो डेंसिटी का ये एक्शन है, आप लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनसे, उनको रियलाइज़ करने की कोशिश किया करो, उनसे बातचीत करो फिजिकल क्वांटिटीज़ से। आपको बहुत जो है आराम मिलेगा। आपको लगेगा कि यार बातचीत तो कभी करी नहीं, और पहली बार करने पर आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, आप पूछो उसको, फिजिकल क्वांटिटी को पूछो कि भाई तू करती क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ इसको कि तू करती क्या है, तो ये क्या बोली, परमिटिविटी बोली कि मेरा काम क्या है, चार्जेस के अराउंड जो फोर्स है उसको रिड्यूस करना। ठीक है ना, आप जानते हो जितनी ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड होगा, न्यूमरेटर में आ रहा है ना ये, न्यूमरेटर में जितना बड़ा नंबर होगा फोर्स का वैल्यू उतना ही कम आएगा। बस यही तो इसका डेफिनेशन है कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विथ द मैटर मीडियम विच इज अराउंड द चार्जेस, एंड दिस प्रॉपर्टी reduces the force between the charges। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक इस परमिटिविटी के लिए एक टेबल बनाता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब तक डेटा में बात नहीं करो कुछ मजा नहीं आता। ऐसे बोलने में क्या है कि गपास्टी लगती है ना, गप मार करके बात नहीं करेंगे, डेटा के साथ बात करेंगे। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट एप्सिलॉन की वैल्यू में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, वैक्यूम का मतलब है नो मीडियम, वेयर देयर इज नो मैटर इट इज कॉल्ड वैक्यूम या फ्री स्पेस। उसके लिए एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट को भी देख लेंगे, नहीं तो यूनिट आपके हवाले, 11th लेवल की बात है, मैं इस पर 1 मिनट भी खर्च नहीं करना चाहता। और ये जो पर्टिकुलर है एप्सिलॉन का वैल्यू, मैं इसको एक खास नाम दे देता हूँ, क्योंकि वैक्यूम तो खास होता है, मीडियम तो कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी भी स्पेशल चीज़ को अपन लोग 0 लगा देते हैं, नॉट का मतलब 0। ओके, देखो एयर का एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.00, और देख लेना नोट्स में कितने जीरोज हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8.85 10⁻²। ठीक है, प्लास्टिक का
10 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 10 पावर माइनस 12। एल्कोहल का 21 मल्टीप्लाइड बाई ऐसा करके है। वाटर का 80 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 10 पावर माइनस 2। मेटल्स का इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने एक खास तरह से इनको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, और आपको दिख रहा है कि इनका वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, और आप जानते हो कि इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा अलग अलग मीडियम में, तो फोर्स रिड्यूस और रिड्यूस और रिड्यूस और रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, मान लो चार्जेस के अराउंड इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे कम एप्सिलॉन का वैल्यू कौन है? वैक्यूम का है, मिनिमम। इसका वैल्यू जब मिनिमम होगा तब चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। सबसे कम नंबर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएगा। तो वैक्यूम में जब कोई दो चार्जेस पुट किए हुए हैं तो वैक्यूम क्या करता है? एक्चुअली वैक्यूम कोई होता ही नहीं है, आप ये कह सकते हो कि वो वैक्यूम में कोई होता ही नहीं, तो मतलब है तब जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो फुल मैक्सिमम लग रहा होता है। जैसे ही मीडियम आता है, मान लो मीडियम के फॉर्म में, यदि मीडियम के रूप में क्या आ गया? एयर आ गई, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ गया वैक्यूम के कंपैरिजन में। हर बार मैं बोलूँगा तो वैक्यूम के कंपैरिजन में इसका वैल्यू बढ़ गया। तो आपको कहाँ बढ़ गया? थोड़ा सा तो बढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ा है, तो इस फोर्स का वैल्यू वैक्यूम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, क्या असर डाला? एयर ने फोर्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? थोड़ा सा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत 1 के आसपास है इसका नंबर। यदि चार्जेस के अराउंड आपने मैटर मीडियम के रूप में प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक उस चारों तरफ, चार्जेस की चारों तरफ फैला दिया आपने, तो अब इस जगह पे 8.85 की जगह पे कौन आएगा? 10 × 8.85 आएगा। आपको दिख रहा है 10 का फिगर एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि फोर्स 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया। 10 टाइम्स रिड्यूस होने का मतलब बहुत कम हो गया। यानी कि प्लास्टिक है वो क्या करता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स को 10 टाइम्स रिड्यूस कर डालता है। यही तो प्रॉपर्टी है जिसको अपन लोग परमिटिविटी बोल रहे हैं। वाटर क्या कर रहा है? 80 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। किसको? फोर्स को। ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता था, लेकिन जानबूझ करके मैंने इनको ऐसे देखा। तुरंत आप बता सकते हो कि ये इसका कितना टाइम्स है, आप तुरंत बोलोगे 10 टाइम्स है। ये इसका कितना टाइम्स है, तो आप तुरंत बोलोगे 80 टाइम्स है। ठीक है, आप बताएं कि दो चार्जेस के बीच में वाटर ला दिया तो क्या होगा? फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो दो चार्जेस Na+ और Cl-। क्या होता है ये? नमक, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ऑर्डिनरीली ये सॉलिड स्टेट में होता है, और आटा चक्की में इसको पीस के और थैली में भर के आपको देते हैं तो पाउडर होता है। नहीं तो ये जो है पत्थर की तरह से इसके मोटे मोटे ब्लॉक्स होते हैं, पत्थर की तरह से, हाथ से तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। इतना मजबूत क्यों होता है? इतना मजबूत क्योंकि Na और Cl के बीच में जो फोर्स है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और उस फोर्स का नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री वाले उसको बॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, तो वो आयनिक बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, इसलिए जो है वो पत्थर की तरह से मजबूत होता है। कौन? कॉमन सॉल्ट। लेकिन जैसे ही पानी में डाला और वो Na और Cl अलग अलग हो गए, जिसको आप बोलते हैं डिजोल्व हो गया। ठीक है ना, पानी में डाला तो वो डिजोल्व हो गया। एक्चुअली क्या वो अलग अलग हो गए? क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स था, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स गया कहाँ? सॉरी, वो फोर्स कहाँ गया? तो आपका आंसर यहाँ बैठा हुआ है कि भैया पानी नाम के मीडियम का जो परमिटिविटी है वो 80 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो ये जब 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस होके और नेग्लिजिबल हो जाएगा, और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फोर्स खत्म तो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और उसको अपन लोग बोलते हैं डिजोल्व हो गया। अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि NaCl कोई भी आयनिक सॉल्ट पानी के अंदर, और एल्कोहल में भी, एल्कोहल के अंदर ये नंबर कितना आएगा? 21।
पानी में, अल्कोहल में कोई भी सॉल्ट जो है वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है का कारण क्या बताओगे आप? कि उसका परमिटिविटी बड़ा स्ट्रांग होता है। और आपको मालूम है कि सॉल्वेंट के रूप में पानी और अल्कोहल ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के लिए अल्कोहल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पानी, ठीक है। आगे बात करें, यदि चार्जेस के अराउंड मीडियम के रूप में कौन आ गया? मेटल। इनफाइनाइट, एप्सिलॉन का वैल्यू इसका कितना है? इनफाइनाइट। यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। फोर्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस की वजह से फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। कब? जब मैटर मीडियम मेटल हो, ठीक है ना। कंडक्टर नहीं बोलना है इसमें, कंडक्टर का एक एग्जाम्पल है मेटल, ठीक है ना। सारे कंडक्टर्स मेटल ही होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बड़ी लंबी बात है, लेकिन अपने काम यहाँ पे काम की नहीं है। एक और चीज़ है भाई, मैं इसको अब बोल रहा हूँ एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम, ये मीडियम, वो मीडियम, एयर मीडियम, प्लास्टिक मीडियम, वाटर मीडियम, इनके अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन एम बोल दिया। बुक्स के अंदर यहाँ एम लिखा हुआ नहीं होता, तो आप अंडरस्टूड मान लो कि जिसके एम लिखा हुआ नहीं वो मीडियम का एप्सिलॉन है, मीडियम का परमिटिविटी है, और जिसपे 0 लिखा हुआ है वो वैक्यूम का है, यानी फ्री स्पेस का है। यदि मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ इस रेशियो का वैल्यू कितना है, इसका मतलब क्या है? मैं दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि बताओ ये बंदा, ये वैल्यू इसका कितना टाइम्स है, तो दिख रहा है ना आपको 1.006, यानी कि इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1.06, ठीक है, ओके। और तो यहाँ पे जो है आपको ये जो मैं राउंड कर रहा हूं आपको कि यही तो नंबर है, यहाँ लिख दो इस कॉलम के अंदर, ठीक है। ये जो है, ये जो 80 है, 80 का मतलब क्या है? इन दोनों का रेशियो, या अपनी लैंग्वेज में बोले कि वाटर का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से 80 टाइम्स है, यानी इन दोनों का रेशियो 80 है, ठीक है ना। इस रेशियो को आप क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर या के, ठीक है। इसको आप क्या नाम बोलेंगे? एप्सिलॉन आर या के। आपके नोट्स के हेडिंग के अंदर इसका नाम वर्ड्स में लिखा हुआ नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो। रिलेटिव वर्ड कब वो यूज़ करते हैं? जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, डिवाइड करके अपन लोग ये बता रहे हैं कि ये इसके साथ 10 टाइम्स है, ये इसका 80 टाइम्स है, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और एक नाम और है इसका, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ओके, आगे बात करें, छोटी सी बात है, थोड़ी सी उसमें कंक्लूजन तो बाद में आएगा, लेकिन है बुकिश बात है भाई। वो क्या है? आप ये सोच रहे हो कि फोर्स का फॉर्मूला दोबारा काहे को लिख रहे हो दो बार, ऐसे क्या हो गया? सुनो भाई, ये ब्लैक वाला फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन से मीडियम की प्रेजेंस में है? तो आपको इसको देख करके बोले वैक्यूम की प्रेजेंस में। जब चार्जेस के अराउंड वैक्यूम है तो फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ एफ डॉट। जब चार्जेस के अराउंड कोई मैटर मीडियम आ गया, कोई प्लास्टिक या वाटर या कोई भी एयर वगैरह कुछ भी, तो मैं उस फोर्स को नाम दे रहा हूँ एफ एम, ठीक है। इनका रेशियो निकाल के बताएं, एफ नॉट अपॉन एफ एम रेशियो। तो आप कहोगे ये तो सभी कुछ कैंसिल हो गए, क्योंकि सब कुछ सेम है। चेंज हुआ तो कौन हुआ है? वो बंदा चेंज हुआ है जिसका रिश्ता है मीडियम से, वो कौन है? एप्सिलॉन। और बचेगा क्या है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके रेशियो को आप एप्सिलॉन आर बोल रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको ऊपर और इसको नीचे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया?
एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आपको एक संदेश दे रहा है ये फॉर्मूला, क्या कि एप्सिलॉन एम का वैल्यू, सॉरी एफ एम का वैल्यू एफ नॉट की कंपैरिजन में 1 एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होता है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, दोबारा सुन लो डेटा से, न्यूमेरिकल डेटा से। सपोज वैक्यूम की प्रेजेंस में चार्जेस के बीच में फोर्स है 100 और उन, ठीक है ना, वैक्यूम में फोर्स कितना है चार्जेस के बीच में 100 और 2 परमिटिविटी वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला एक मीडियम उनके चारों तरफ अपन ने फैला दिया, तो अब फोर्स कितना हो गया, 2 टाइम्स रिड्यूस हो गया। बस ये बात बता रहा था, यानी कि 50 हो गया, 100 से 2 टाइम्स रिड्यूस हो गया मतलब 50 हो गया। ठीक है, मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स 2 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो ये बात है। फिर आगे एक टॉपिक है बच्चों, आपके बुक में होता है इसलिए अपन लोग करते हैं, मेरे हिसाब से जो है ये, ठीक है, आपको एक आइडिया दे रहा है, वो ये कि आपको कोलोम्स लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना है इसका टॉपिकल लॉजिक। कोलोम्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, चार्जेस का वैल्यू Q1 Q2 गिवन है और बाकी सारा डेटा आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले की शरण में आना पड़ेगा। ठीक है, कोलोम्स लॉ वाला टॉपिक और ये वाले टॉपिक में मेन डिफरेंस क्या है, यहां पर आप कोलोम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद ये चार्ज है, तो आपको कैसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों कर रहे हो उनको, इसलिए तो बात कर रहा हूं मैं कि रैंडमली ये चार्जेस कैसे भी रखे हुए हैं। ठीक है ना, इस रैंडमनेस का यहाँ पे आपको एग्जिबिट करना है, रैंडमनेस के मजे लेने हैं कि भाई ठीक है ये कैसे भी रखे हुए हैं, अपने को उससे टेंशन नहीं, भाई ऐसे ही इस खास ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं, कैसे भी रखे हुए हैं। यही बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बतानी है कि कैसे भी रखे हैं और फोर्सेस को आप विथ डायरेक्शन एक्सप्रेस करोगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। ओके, ये चार्ज है Q1 चार्ज कहाँ पे पुट किया हुआ है, Q1 चार्ज कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, Q2 चार्ज कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है। ठीक है, पॉइंट ए कहाँ पर है ना, Q1 चार्ज कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए कहाँ पर है, पॉइंट ए ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, R1। ये वर्ड सेंटेंस सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ओरिजिन से पॉइंट ए की डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, अच्छे बच्चे जो है टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, स्केलर और वेक्टर फॉर्म। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर फॉर्म है, और उस डिस्टेंस का ही वेक्टर फॉर्म को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं भी बोलो तो चल जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि किसी भी चीज़ की जो है वो डिस्टेंस ओरिजिन से मापते हैं। जैसे आपकी डिस्टेंस, आप हमेशा दिन भर में आप कहीं भी मौजूद हों, आपकी डिस्टेंस आपके घर से ही मापी जाएगी कि आपका घर कौन है, ओरिजिन है। ठीक है ना। R2 है क्या, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो है हर कदम पर नखरा लगाएंगे वेक्टर फॉर्म शो करने में। हर चीज़ को अपन लोग वेक्टोरिकली शो करेंगे, नखरा लगाना है खूब सारा। ठीक है ना। और क्यों लगा रहे भाई नखरा, इतना न्यूमेरिकल में नखरा लगाया हुआ हो तो आपको नखरा लगाना आना चाहिए। ठीक है। डॉट 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 लाइन क्या है,
तो आपका आंसर होगा कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे इसको भी वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा। एक भी चीज़ को स्केलर नहीं छोड़ना है कि आप ये बोल दो कि क्या है डॉटेड लाइन, क्या है डिस्टेंस है, नहीं, काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। कौन दोनों? ये दोनों के दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। ये और ये वाला। तो आप कह रहे हैं इन दोनों की एक ही तो लेंथ तो सेम है, दोनों एरो सेम लेंथ के हैं, क्या फ़र्क है? डिस्टेंस में फ़र्क है, सॉरी डायरेक्शन में फ़र्क है कि नहीं है? वही तो फ़र्क डालना है अपने को। बात पूरा लड़ाई से बात की है डायरेक्शन की, ठीक है ना। इसलिए अपन लोग इन दोनों को डिफरेंट जो है एक्सप्रेस करेंगे, दोनों को डिफरेंट रियलाइज करना है अपने को, ये दोनों को, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच के जो डिस्टेंस है, जिसको अभी तक अपन लोग कूलॉम्स लॉ में क्या लिख रहे थे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे को बताओ इनमें से कौन सी वाली R है? पता नहीं, बल्कि उसको R बोलना ही गलत है, ठीक है। इनमें से मैं एक को बोलूँगा R12, ठीक है, मार्कर। किसको, इसको क्या बोलेंगे? रेड वाले को R12 और ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे? R21, ठीक है। आपको ये देख करके अजीब नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या बात हुई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही तो बात है। भाई डायरेक्शन अपोजिट है, दिख रहा है आपको साफ साफ। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, ठीक है ना। और डायरेक्शन को यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस देनी है इस टॉपिक के अंदर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ यहाँ पर अपने को डायरेक्शन में मिल रही है, क्योंकि ये वाली जो बात है ये कोई नई थोड़ी है, ये तो अपन ने पिछले टॉपिक से उठाई है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। अब नयापन इसके अंदर लाना है, क्या नयापन लाना है? आपको यहाँ पे एरो शो करना है। तो आप एक साइड में आओ जी। पहले आप क्या जानते हो कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपने 11th में सुनी है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर में उसी के खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यदि देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात दिखाई दे रही है। वो ये है कि आपके पास में यदि एक मैग्नीट्यूड है और उसको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बन जाता है। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है? किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के लिए एक चाबी है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? किसी मैग्नीट्यूड को, किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के काम आता है। यहाँ पर क्या करोगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा वाला? कोई भी, बस वो होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पहले एक बार फोर्स के दर्शन तो कर लो। इस डायग्राम में आपको कितने फोर्स नज़र आ रहे हैं? आप कहोगे यार चार्जेज हैं Q1 Q2, एक ही तो फोर्स होगा, ठीक है। यदि दो बंदे एक जगह मिले और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मैं कहूँगा भाई यहाँ पर कितनी बार हाथ मिला, तो आप उसको कितने काउंट करोगे? बोले एक ही बार हाथ मिलाया ना, एक्स ने वाई से हाथ मिला लिया बस। नहीं, उसको आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जब फोर्स लगने की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आप दो फोर्स काउंट करोगे। कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स है, एक एक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन होता है। फर्स्ट का सेकंड पे फोर्स और सेकंड का फर्स्ट पे फोर्स। आप उसको सिंगल काउंटिंग नहीं कर सकते। यदि सिंगल काउंटिंग करने लग गए तो थर्ड लॉ ही बर्बाद हो गया, फिर तो थर्ड लॉ ही खत्म, ठीक है ना। और थर्ड लॉ खत्म तो ये मान लो, मैं कह रहा हूँ आधी फिजिक्स खत्म, आधी फिजिक्स सेकंड मैकेनिक्स है ना, लगभग मैकेनिक्स, आधी मैकेनिक्स सेकंड लॉ के पीछे, आधी मैकेनिक्स बाकी थर्ड लॉ के पीछे। पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी यदि आप इनका वायलेशन करोगे। तो सुनो ध्यान से, इस डायग्राम में देयर आर टू फोर्सेज, वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 एंड अनदर इज एक्टिंग ऑन चार्ज Q2। दो फोर्सेज हैं, ये बात आपको पहले पता माइंड में सेट हो कि देयर आर टू फोर्सेज इन दिस सिचुएशन, इन दिस डायग्राम, तब जा करके और आगे बात कर पाएंगे अपन लोग। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और आपको
कोई भी चीज़ इन जनरल अपने आप से कोई चीज़ एज्यूम करनी हो तो पॉजिटिव ही एज्यूम करना चाहिए। वैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव पे ही ये टॉपिक एप्लीकेबल है, पर अपन लोग पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। रिपल्शन के अंदर क्या होगा बोलो? रिपल्शन में कोई दो चीज़ें कैसे जाती हैं? ऐसे जाती हैं, यूं या यूं, आप समझ गए, यूं, ये वाला। तो आप इसको एग्री करते हो कि ये जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? मैं थोड़ा सा जानबूझ करके और एक को रेड कलर का शो कर रहा हूं, और इसका नाम क्या रखूं? ये फोर्स किस पे लग रहा है? Q1 पे लग रहा है। किसने लगाया? Q2 ने लगाया। जिस पे लग रहा है फोर्स उसका डिजिट पहले, जो लगाने वाला है उसका डिजिट बाद में। डिजिट दोनों का आएगा, और आपकी इच्छा हो तो एक का ही लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों दौड़ेंगे। आपके नोट्स के अंदर इसको मैंने हटा रखा है, मैं दोनों के दर्शन करा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नोटेशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। उनका नाम कुछ भी बोलो, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, शब्दों में जो बयान कर रहे हो आप, वो आपका परफेक्ट और करेक्ट होना चाहिए। बोल रहे हो कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप इसको F3 बोल दो, जिसका कोई नामो निशान नहीं है पूरे डायग्राम में, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप इसको F1 बोल दो तो भी इसका मतलब लग रहा है, निकल रहा है क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। और कौन लगा रहा है ये तो बताया नहीं, तो भाई ऑब्वियस है कि Q2 लगा रहा होगा। ऐसे कि सीन में कोई और तो है नहीं, कोई दूसरा कोई पीछे छुप के बैठा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑब्वियस बात है कि Q2 लगा रहा होगा, तो आप इसको आप F12 बोलो चाहे F2 बोलो, आपकी इच्छा की बात है। आपको सफोकेशन नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए ये नोटेशन से। इस फोर्स का नाम मैंने क्या रख दिया? F2। F2 का नाम क्या बताएं? डिटेल F2 को डिस्क्राइब करें। F2 इज फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 एंड विच इज ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F2, और Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो है F1। ठीक है, मैंने इनको खास तौर से इसी कलर का क्यों रखा है, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये दोनों रेड वाले सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पहली बात तो ये डिमांड है कि यहाँ पे कौन से चार्ज पर फोर्स लिख रहे हो। दो फोर्स हैं कि नहीं डायग्राम में, दोनों फोर्स के सेपरेट मैं एक्सप्रेशंस यहाँ लिखूंगा। दोनों फोर्सेस के सेपरेट एक्सप्रेशंस मेरे को यहाँ लिखने हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं आराम से। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप कहोगे ये तो आपने सेम ही लिख दिया। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फोर्स फर्स्ट चार्ज पर है, Q1 चार्ज पर फोर्स F1, ठीक है, और सेकंड चार्ज पे फोर्स है ये, इसको लिख लो रेड वाला, नहीं तो ये वाला। और ये वो, ये फोर्स किसका है? Q2 पे, और ये वाला फोर्स है Q1 पे। दोनों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेपरेट हैं, उनमें आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आती है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो थर्ड लॉ ही बोल रहे हो तो कि भैया एक्शन और रिएक्शन, इसका इस पे और उसका इस पे जो फोर्स है वो सेम इक्वली तो होते हैं। कौन सा किसने कह दिया? बस एक चीज़ अपोजिट होती है, क्या? डायरेक्शन अपोजिट होती है, बाकी तो सब कुछ डिट्टो सेम होता है। एक्शन और रिएक्शन तो सेम तो आएंगे ही, आप कौन से टेंशन मत लो इसके अंदर। लेकिन आपको नोटेशंस में क्या करना है, देखिए F2 की डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा है? R21 वाला है। मैंने जानबूझ करके उसको ब्लैक कलर का लिखा है। एग्जाम के अंदर आप कलर मार्क पेन मत यूज़ कर लेना, रेड तो बिल्कुल मत कर लेना, है ना। आपकी कॉपी को जो है ना वो रख लेगा वहीं, है ना। रेड कलर का पेन बिल्कुल एग्जाम में यूज़ मत करना, रेड और ग्रीन वगैरह बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। आप लोग केवल ब्लू यूज़ करना। ठीक है जी, सुनो, यहाँ पर कौन आएगा? जो F2 की डायरेक्शन में है, R21। फॉर्मूले का फंडामेंटल नहीं बदल रहा मैं,
मैं केवल इसका नाम बदल रहा हूँ, केवल नाम बदला है, अभी भी है तो वही, ये डिस्टेंस ही है, ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ही है। कोई नया टेंशन मत लेना कि पता नहीं क्या बताती है, कूलॉम लॉ चेंज हो गया, ठीक है ना, कि कूलॉम तो जो बेचारा चला गया ऊपर, स्वर्ग सिधार गया, और पीछे जो है ना लोगों ने क्या क्या बना दिया बेचारे के फॉर्मूले का। ऐसा कुछ नहीं है तो ये डिस्टेंस ही, पर नोटेशन से नाम अलग ऐसे लगा दिया उसका, डिस्टेंस ही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये वाली डिस्टेंस क्यों चूज करी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ये चूज करी, ठीक है। नाम क्या है भाई इसका, R21 का, द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1 एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। ये नाम, ये जो नेमिंग है वो क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको आप कुछ भी उल्टा पल्टा बोलो वो बड़ी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग इनको रटने बैठ जाते हैं और उनका डिटेल उनका नोटेशंस जो है अपने को, इसका डिस्क्रिप्शन अपने को पता नहीं होता, और इनको रटने बैठ जाते हैं कि F2 के फॉर्मूले में पहले 2 आएगा और इसमें जो 1 है उसमें पहले 1 आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, रटने थोड़ी होता है। यहाँ पर F1 के फॉर्मूले में कौन आया, जो F1 की डायरेक्शन में है, इसलिए अपन ने F12 लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों मल्टीप्लाई किया ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो राउंड कर रहा हूँ ये कौन है, मैग्नीट्यूड। क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड में, यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। ये इस पूरे डायग्राम, इस पूरे टॉपिक की कहानी थी कि आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना था। अब एक छोटी सी कहानी का एक हिस्सा और सुन लो, और वो ये है कि जस्ट अपने को R21 या R12 इनका वैल्यू R1 R2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो इधर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल OAB, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B मार्क कर लेना जब आप कॉपी में नोट करते ही हो उसमें, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये ट्राइंगल OAB दिख रहा है, आपने 11th क्लास के अंदर वेक्टर के चैप्टर में ट्राइंगल पढ़ा है, ठीक है। अभी आपको वेक्टर दोबारा से पढ़ना हो तो क्या करोगे, एक ही आंसर है सारी चीज़ों का, गूगल ड्राइव पे जाओ, ठीक है ना, उसके अंदर आपको माल मिलेगा, माल, वहाँ पर वेक्टर का चैप्टर है, उसको पढ़ो। क्या है बात, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, दो साइड्स का सम इक्वल टू थर्ड साइड। ये ट्राइंगल लॉ का एक रफ आइडिया है। दो साइडों का सम, सपोज R1 प्लस R21 इक्वल टू थर्ड साइड R2। जिनको सम कर रहे हैं उनमें खास बात क्या होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसे मेरा हाथ जा रहा है ना, देखो R1 भी इधर है और R21 भी इधर है, ये दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, और ये वाला अपोजिट होना चाहिए। ये तो यूं जा रहा है तो ये ऐसे यूं उल्टा जा रहा है, कौन, R2 उल्टा जा रहा है। ये बड़ी बात है। क्या किया अपन, क्यों कर रहा हूं मैं, ये R21 का वैल्यू निकाल रहा हूं, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। मेरा अचीवमेंट क्या हुआ, R21 का वैल्यू मैंने R2 और R1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और आप समझ गए होंगे कि R12 का वैल्यू इसका उल्टा होगा, R1 माइनस R2 होगा। ये बात है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और वो ये कि अपन लोग थोड़ा न्यूमेरिकल टच दे रहे हैं इसको, जो कि नोट्स में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारा डिटेल नहीं छाप सकता, फिर जो है ना आपके नोट्स फिर 6 पेजेस के नहीं होते, 60 पेज के हो जाते है ना। वो आपकी जो रेफरेंस बुक है या जो टेक्स्ट बुक है उससे भी डबल हो जाते, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, वीडियो इसीलिए तो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ध्यान से सुने कि ये R1 और R2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो इस तरह से हो सकता है, उसको ध्यान से सुने। और एक काम करें, ध्यान से क्या सुने, एक न्यूमेरिकली निपटा देते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना, जो कि आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में भी मिल जाएगा। देखो सिचुएशन ये है, और ये जो मैं लिख रहा हूं डायग्राम आपको ऐसे बना बनाया नहीं आएगा, आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा,
ठीक है ना, डायग्राम को। दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, -1 एंड 3, और 1, 2 एंड 0। दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनका आपको जिनका आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दो पॉइंट हैं जिनके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। इस वाले पॉइंट पर Q1 चार्ज पुट किया हुआ है +3 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पे चार्ज पुट किया हुआ है -2 माइक्रोकूलम, और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या करें, बस आपको यहाँ पे फोर्स पता करना है इन दोनों के बीच में, उसका वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है। ये आपको बंधन डाल दिया, तो मैं पहले एक बार जो है स्केलर फॉर्म में ऐसा लिखा होता कि यू कैन प्रोसीड विथ ए स्केलर फॉर्म, तो आप तुरंत से क्या करते, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है ना, 3 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। और R का वैल्यू कितना है, यानी R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस बोल रहा हूँ बड़े मजे से मैं, क्यों, मेरे को ये अलाउ कर दिया है कि आप आराम से सस्ते में निपटा दो इसको। क्या है सस्ता, स्केलर फॉर्म में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने डिस्टेंस निकाली। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1, ठीक है ना, होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। ये सारा इकट्ठा किया, ये किसका वैल्यू आ रहा है, r का, और आपको चाहिए R² का, तो वो स्क्वायर हट जाएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पुट कर दोगे और आपका खुशी खुशी आंसर आ जाएगा। और ये हो गया जस्ट ½ मार्क या 1 मार्क लेवल का, हार्डली एग्जाम में आएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। आपको चक्कर दे दिया क्वेश्चन ने कि वेक्टर फॉर्म पता करो भैया, और वहीं पे अपने प्राण निकल गए। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, आपको ऐसे बोला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर फोर्स, इन दोनों में फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। इस फोर्स का नाम क्या रखूं मैं, F2। इस फोर्स का नाम क्या रखूं, F1। Q1 पर लगने वाला फोर्स F1, ठीक है। उसके बाद जब तक डायग्राम नहीं बनेगा आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आप किस चीज का वैल्यू क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखें, इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, R1, इसको क्या बोलते हैं, R2, ठीक है ना। Q2 वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर। R2 R1 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखें, R1 का वैल्यू कितना है, 2i कैप - 1j कैप + 3k कैप मीटर। ऐसे करके और आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये चीज जो है ना रेडीमेड गिवन नहीं होगी आपको, इस कोऑर्डिनेट को देख करके आपको बनानी पड़ेगी। और ये ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स में बताया हुआ है। 1i कैप + 2j कैप + 0k कैप, जो कि नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, नहीं लिखते। ये R1 R2 की वैल्यू आए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको सपोज ये वाला वेक्टर चाहिए, इसको क्या बोल रहे हो आप, R21, जो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है उसको अपन लोग नोट्स में इस टॉपिक में देखें, थ्योरी वाले टॉपिक में R21 बोल रहे हैं। R21 का वैल्यू अभी अभी अपन ने क्या लिखा था, R21 का वैल्यू R2 - R1, ठीक है। R2 - R1, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, i - 2i कितना होगा, -i कैप, ये माइनस है, + 3j कैप, इसमें 0 में से ये माइनस किया तो -3k कैप, ठीक है।
दिस इज R21 और इसी तरह से R12 भी आ जाएगा, वो इसका अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप फोर्स लिखोगे F1 का K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। K का वैल्यू कितना, मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं लिखूंगा। K का वैल्यू कितना है बोल बोल के काम चलाऊंगा, 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻6। दिस इज 2 × 10⁻⁻6। 2 पुट करो या -2, यहाँ पर चार्जेस का वैल्यू साइन, चार्जेस के वैल्यू में साइन को साथ पुट मत करना। कभी भी अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेशन में, तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन पुट नहीं करते। हमारे पास में डायरेक्शन का की लगाम हमारे हाथ में होती है, किसी भी तरीके से होती है, लेकिन उसमें साइन का कोई मीनिंग नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन का तो अपन लोग अपने हाथ में है, डायरेक्शन का तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर साइन वाइन पुट नहीं करना है, ठीक है ना, बगैर साइन के केवल मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं यहाँ पर Q1 और Q2। R21 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो यही तो आया था, अभी निकाला था अपन ने, डिस्टेंस फॉर्मूले से आया था, वो यहाँ पुट कर देंगे। R21 का मतलब है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का वेक्टर है, ये केवल दिखाने के लिए है। R21 और R12 डिफरेंट नहीं आएंगे, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, मैग्नीट्यूड है ये तो, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। R21 कैप कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ये आप अगेन वेक्टर वाले चैप्टर में जाकर के, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ध्यान से सुने, मैं केवल आपको R21 कैप बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, यही तो होता है यूनिट वेक्टर का वैल्यू, क्या होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर कहाँ है, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये तो हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड कितना आएगा -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड। ये आ गया यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके लाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, नहीं तो K Q1 Q2 अपॉन R² तो आप वैसे कर डालते, ठीक है ना। जो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी मैंने, क्या स्केलर फॉर्म वाली कैलकुलेशन तो आप वैसे ही कर डालोगे, लेकिन उस स्केलर फॉर्म में आपने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको प्रिपेयर करके ले गए। इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले आपने R21 को निकालना पड़ा। R21 कैसे आया, R2 माइनस R1 के सब्ट्रैक्शन से आया, उनको पहले बनाया। ये भी रेडीमेड गिवन नहीं थे, ये तो किसी और दूसरे तरीके से गिवन थे, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन थे। ऐसे करके इससे ये बने, इससे ये बना, इससे यूनिट वेक्टर बना, ऐसे करके आपका यूनिट वेक्टर ही सब कुछ कमाल दिखा रहा है इस टॉपिक के अंदर, ये बात, ठीक है। पर बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये तो न्यूमेरिकल का आधा ही पार्ट हुआ है क्या, ये तो आपने केवल अभी ये वाला फोर्स कैलकुलेट करके बताया। कौन सा वाला, F1, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 भी यूं कैलकुलेट हो जाएगा। सारा आंसर आने के बाद में F1 का जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लगाना है, F2 का वैल्यू आपके सामने होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ माइनस साइन लगाना है और पूरा डिटो सेम का सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। क्यों माइनस का साइन लगा रहे हैं, क्योंकि यदि ये इसको एक्शन बोल रहे हो तो ये रिएक्शन है, यदि ये एक्शन है तो वो दूसरा रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है ना, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वली होता है। आपको मैग्नीट्यूड दो बार कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ मतलब पूरा का पूरा F1 को कैलकुलेट करना है, और वो अपोजिट होते हैं एक्शन और रिएक्शन, आप जानते हो। तो माइनस का साइन लगाना है उसके अंदर, दैट्स ऑल। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का हेडिंग के अंदर ये वर्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना।
कितनी जोरदार बात है। इस चैप्टर का हेडिंग का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये कोई काम में नहीं आएगा नेक्स्ट टॉपिक्स में। इससे बना एक और टॉपिक है, वही आगे की यात्रा पूरी करवाएगा और उसका नाम है, एक्चुअल मेन टॉपिक कौन सा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले अपन लोग जाएंगे किसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लो, आपको दिख रहा है ये 2-3 लाइन्स में निपटा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन टॉपिक कौन सा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके पीछे बाकी का पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। और इवन आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, ओके। देखो फील्ड को समझाता हूँ मैं। केवल एक वर्ड लेके जा रहा हूँ पहले, केवल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो थोड़ी देर बाद आऊँगा। फील्ड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं ऐसे देता हूँ, इसको इरेज कर लेता है। देखो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें कुछ तो होंगे टाइम पास, ठीक है ना, नॉन फिजिक्स। लेकिन जब तक आप नॉन फिजिक्स बातें नहीं करोगे तब तक आपको फिजिक्स कैसे समझ आएगी? सुनो ध्यान से। एक फूल है या कोई भी डिओडोरेंट है, उसका उसके चारों तरफ एक इफेक्ट फैल जाता है, क्या बोलते हैं उसको? गुड स्मेल, ठीक है ना, फ्रेग्रेंस या गुड स्मेल। ये कौन है? एक चीज है, ठीक है ना, डिओडोरेंट की शीशी है, डिओडोरेंट की एक छोटी सा बॉटल है। जैसे आपने उसको ओपन किया, ठीक है, उसके चारों तरफ एक इनविजिबल सराउंडिंग में एक इनविजिबल इफेक्ट फैल जाता है, ठीक है। उसको सेंस करने वाला कौन है? नोज। गर्म बॉडी के चारों तरफ क्या फैल जाता है? हॉटनेस बोल सकते हैं उसको। वैसे सही वर्ड क्या है उसका? इंफ्रारेड वेव्स, रेडिएशंस, ठीक है ना। ये वही हैं जो आप धूप में अपना हाथ निकाल लो तो आपके हाथ में फील होता है ना। क्या फील होता है? ये पर्टिकुलर फील होता है, जो कि ये फील्ड किससे पैदा होता है? गर्म चीज से पैदा होता है, गर्म तवे से पैदा होता है, ठीक है ना। इसको सेंस कौन करता है? बहुत अच्छी बात है, आपकी स्किन करती है। आपने फील किया है, आप एक गर्म बॉडी के आसपास टच नहीं कर देना, आसपास हाथ लेके जाओ तो आपको तुरंत आंख बंद करके भी आपको पहचान में आ जाता है कि ये आसपास में किसी गर्म बॉडी का जो है ना ये इफेक्ट है। फील्ड क्या चीज है? इफेक्ट ऑफ दिस, इस चीज का एक इफेक्ट है जिसको फील्ड बोल रहे हैं। बल्ब का इफेक्ट क्या है? लाइट, उजाला, इल्यूमिनेशन। इसको सेंस करने के लिए आपके पास कौन है? आंखें हैं, ठीक है, सेंसिंग डिवाइस है। और भी बहुत सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जो है एक ऑब्जेक्ट है, लोहे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। मैग्नेट के अराउंड एक इनविजिबल उसका इफेक्ट पैदा हो गया, दिखता नहीं है वो, इनमें से कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। लाइट, हाँ लाइट भी नहीं दिखती है, ठीक है, इनमें कुछ भी चीज़ दिखता नहीं है। इसको सेंस कौन करता है? आयरन पार्टिकल्स, आयरन की नेल्स, ऑल पिन वगैरह, आयरन ऑब्जेक्ट्स, वो सेंस कर सकते हैं उस फील्ड को, ठीक है। इस फील्ड में एक खास बात और है कि आप ऑब्जेक्ट को ढक लो, ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये होता है, ठीक है। एक मैग्नेट को आपने मैग्नेट लिया और उसको ऐसे हाथ में बंद कर लिया तो उसका फील्ड थोड़ी जो है, फील्ड थोड़ी कवर हो जाएगा, फील्ड जो है ना वो थोड़ी ढक जाएगा, फील्ड कवर नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बात कर दें, चार्ज बॉडी के वजह से क्या पैदा होता है? उसके अराउंड एक इफेक्ट पैदा होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसको सेंस कौन करता है? कोई अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने वाला भी कोई चार्ज ही होगा, ठीक है ना।
ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। और जरा मैग्नेटिज्म के डेप्थ में जाएंगे तो ये दोनों भी सेम ही होते हैं। आयरन की मैग्नेट और आयरन का बॉडी ही उसको सेंस करता है। बाकियों के अंदर ऐसा नहीं है ना कि बल्ब को केवल बल्ब ही सेंस कर सकता है और फूल की खुशबू को केवल फूल ही सूंघ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस ये और दूसरा एक और है ना जो आप 11th में छोड़ के आ गए, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। काय से पैदा होता है, ये कौन है, फील्ड का सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है एनी चार्ज बॉडी। और ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन है, मास, जो कि किसी भी बॉडी में होता है। मास क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये काय से सेंस होता है, किसी भी दूसरी बॉडी से, किसी भी बॉडी में जिसमें मास हो। तो इन तीनों बातों में, इन तीनों चीज़ों में एक बात सेम है, क्योंकि ये मैग्नेट और ये चार्ज और मास से अपने अपने फील्ड पैदा होते हैं। इस पर्टिकुलर फील्ड को सेंस कौन करता है, इसी के जैसा कोई और, इसी के जैसा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने वाला भी मैग्नेट ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने वाला भी, एक्सपीरियंस करने वाला भी चार्ज ही होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करने वाला भी कोई दूसरा मास वाली बॉडी ही होगी। खैर, अपने काम की बात ये करें, ठीक है ना। अच्छा, फील्ड को एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है? जैसे मैं पूछूंगा कि भैया स्मेल को एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है, तो आपको के साथ मज़ा आता है, ऐसे खुशबू आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, दिल खुश हो गया, ठीक है ना। ऐसे कह रहा हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को एक आयरन की बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, फील कर रही है। क्या फीलिंग क्या है उसका, फोर्स। किसी भी फील्ड का जो रियलाइजेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो क्या इफेक्ट है, वो क्या होता है, अल्टीमेटली फोर्स के ही फॉर्म में होता है। क्योंकि वो कोई दिखता तो है नहीं, फील्ड है, फील्ड तो एक इफेक्ट है जो दिखता तो है नहीं। जैसे खुशबू है, वो एक फील्ड है जो खुशबू तो नहीं दिखती है, लेकिन उसका जो फीलिंग है वो क्या होता है, आपको खुशी मिलती है ऐसा करके, और आपको मज़ा आता है उस सूंघने पर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज में, अभी यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं, उससे अपने को दो टॉपिक एक साथ सल्ट जाएंगे। इतनी सारी बात तो कर ही ली। एक चार्ज वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के इफेक्ट का सोर्स है, ठीक है। उसने अपने अराउंड एक रीजन में, एक स्पेस में, एक रीजन में, एक जगह में इफेक्ट पैदा कर दिया, ठीक है। जैसे एक खुशबूदार चीज़ है, उसके चारों तरफ पूरे कमरे में, या हो सकता है 3-4 कमरों के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। दैट रीजन, दैट स्पेस इज कॉल्ड, ऑल्सो इट इज कॉल्ड फील्ड। तो एक चार्ज बॉडी के अराउंड एक रीजन पैदा हो गया, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्रिएटेड बाय दिस बॉडी, बाय दिस सोर्स। एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज आपने पुट किया। मैं जानबूझ करके उसको क्यू नॉट बोलता हूँ, वैसे उसको क्यू नॉट बोलना जरूरी नहीं, लेकिन बुक्स में परंपरा है उसको क्यू नॉट बोला अपन, ठीक है। ये चार्ज एक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इस फील्ड का क्या असर होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो आप ये कहोगे कि ये तो आपने पहले ही बोल दी बात, कौन से कूलॉम्स लॉ के ज़माने में, आप इसी बात को आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप कि ये एक ही बात है कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया। इसी बात को थोड़ा सा स्टाइल मार के बोल रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं कि इस चार्ज ने फील्ड पैदा किया, इस चार्ज ने फील्ड पैदा किया, इस फील्ड ने इस चार्ज पर असर दिखाया। असर कौन है, दिस इज द इफेक्ट। बात एक ही है, घुमा के बोली है, ठीक है ना। क्यों बोली है, मैंने थोड़ी बोली है भाई, बुक्स में बोली हुई है ना। मेरा बस चलता है ना तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, है ना, मैं ये भी ना बोलूँ,
है ना, मेरा बस चले तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, तो सुनिए आप। तो आपको ये जो दो सेंटेंस है ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम सेंटेंस हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस जिस जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है आपको कि हाँ साहब ये तो फिट हो गया है, तो कूलॉम्स लॉ के अंदर बोला था। मैं इसी बात को दूसरे टाइप में ऐसे घुमा फिरा के बोल रहा हूँ कि एक चार्ज जो कि सोर्स है, किसी अपने चारों तरफ एक फील्ड का सोर्स है, अपने चारों तरफ उसने एक फील्ड क्रिएट कर लिया, इस फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज बैठा हुआ है, उस चार्ज पर ये फील्ड जो है ना वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको अजीब लग सकता है कि यार ये क्या बात हुई, पर है तो है, ठीक है ना भाई, एक ही बात है, उसको घुमा के बोल रहे हैं अपन लोग। लेकिन आपको इस लैंग्वेज में आपको यदि सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बाद में आपको लगेगा यार ये तो ये बेटर था, ये बेटर है, कौन सा घुमा के बोलने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज बताइए, इस चार्ज का कौन से पॉइंट पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप तुरंत बोलोगे भाई पास में ज़्यादा होगा। किसी बल्ब का उजाला ज़्यादा कहाँ होता है, उसके पास में ज़्यादा होता है। एक फूल की खुशबू ज़्यादा कहाँ आती है आपको, उसके पास में घुसते हैं तब ज़्यादा आती है कि नहीं। तो उस मैं आपने जिसका नाम लिया ना कि यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा होगी, इफेक्ट ज़्यादा होगा, मैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अच्छे लैंग्वेज में बोलता हूँ कि इस चार्ज के द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के इफेक्ट की स्ट्रेंथ, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगी। अब आप बोलोगे जी हाँ सही बोले हैं आप, अब क्वेश्चन सही किया, स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगी, पॉइंट ए करीब वाले पॉइंट पे ज़्यादा होगी। इस स्ट्रेंथ का एक नाम और है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, इसकी वैल्यू, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई उसका, ये है। और फॉर्मूले में जो बंदे हैं, जो लोग फॉर्मूले में बैठे हैं वो पहले सीन में पहले आ गए, वो जिनका नाम पुकारा अब सीन में पहले वो बैठे हुए हैं, वो हाजिर हैं पहले कि लाओ जी डिफाइन करो किसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर डालो। और जब भी आपको किसी फॉर्मूले से शब्द बनाने होते हैं, वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है, आप डिनोमिनेटर वाले को, मोस्टली डिनोमिनेटर वाले को यूनिट डिक्लेयर कर देते हो। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है ना। यूनिट डिक्लेयर कर देते हैं और फिर बोलते हैं क्या बिंदास लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आप सोचो क्यू नॉट का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, ई का वैल्यू कितना आएगा, एफ की इक्वल आ जाएगा। इसी बात को आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट चार्ज। ये क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ईपी, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसको अपन लोग हैबिचुअल हो जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना लंबा के बजाय शॉर्ट में बोलेंगे फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और केवल एक ही फील्ड का ये पूरा टॉपिक है, इसलिए फील्ड भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे आपको घर में पूरा नाम थोड़ी बोलते हैं, जैसे राजकुमार शर्मा, शर्मा क्या सारे शर्मा हो आप आपके घर में, ठीक है ना। तो आपको केवल आपका निकनेम और हार्डली पूरा नाम से बोला जाता है। ऐसे बोलते हैं आपको, आपका नाम है राजकुमार तो आपको बोलेंगे राजू, ऐसे बोले राज, पूरा नाम थोड़ी बोलते हैं राजकुमार। क्यों, क्योंकि अपन लोग बार बार रिपीट हो रहा है। अपन लोग क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता है, फील्ड भी बोल देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर आप डिफाइन करना चाहते हो, क्या बोल रहे हो, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको आपने कैसे साइन का डिक्लेयर किया है डेफिनेशन में पॉजिटिव, क्यों, कोई कारण नहीं है, डेफिनेशन में है तो है, इट शुड बी कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कशन और करते हैं, काम तो हो गया, एक काम और कर लो, यूनिट और बना लो जी। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम।
एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर, वो अपने को नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तब पता पड़ेगा। पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाएंगे तब पता पड़ेगा आपको इसका यूनिट वो क्यों है, वहीं पता पड़ेगा, अभी कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता वो तो नोट्स में पढ़ा हुआ। मैं कुछ और टाइम पास बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ से चार्ज हटा लिया, चार्ज मैंने यहाँ से हटा लिया, तो आप कहोगे अरे क्या हुआ, फिर तो क्या फील्ड नहीं होगा यहाँ पे? यहाँ पर अब कौन नहीं होगा भाई? यहाँ पे जो कुछ भी इफेक्ट है जिसको अपन लोग बोल रहे हैं फील्ड, वहाँ पर फील्ड पैदा करने के लिए तो सोर्स रिस्पॉन्सिबल है भाई। फील्ड तो होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा। फोर्स को खाली जगह में थोड़ी लगता है, करके देखना अभी कभी, है ना। आप खाली जगह पर चुपचाप अकेले कमरे में जा करके खाली जगह पर धक्का मारना, ठीक है ना, कोई देख लेगा तो जो है ना हंसेगा। खाली जगह में कोई भी फोर्स लगता नहीं है, ठीक है, खाली जगह में कभी फोर्स नहीं लगता। तो इस सिचुएशन में मैंने जो है अब इस पॉइंट से जब Q0 चार्ज को हटा लिया तो फोर्स का एरो नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तो किसी पार्टिकल पे, किसी बॉडी पर लगता है। बॉडी तो हटा ही लिया आपने, इस जगह पर फील्ड है क्या? साफ साफ बताओ शॉर्टकट में बात कि इस जगह पर फील्ड है क्या? तो आपको कि यस फील्ड तो है, वो तो इसकी वजह से है। तो फिर Q0 रखा क्यों था? Q0 रखा क्यों है? Q0 नहीं रखोगे तो आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस रियलाइज नहीं होगा, उस फील्ड को आप पता नहीं कर पाओगे। जैसे मैं ये कहूँ कि आपने पेशेंट को बुखार है, उसके मुंह में थर्मामीटर क्यों डाला? भाई थर्मामीटर नहीं डालते तो बुखार का वैल्यू नहीं पता पड़ता ना, कितना फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है उसका। तो क्या बुखार थर्मामीटर की वजह से है? नहीं, बुखार थर्मामीटर की वजह से नहीं है। बुखार थर्मामीटर बुखार को मापने के काम आ रहा है, उसका वैल्यू पता करने के काम आ रहा है। क्या वैल्यू पता किया आपने यहाँ पे? Q0 को पुट करके क्या चीज़ की वैल्यू पता करी? फोर्स की पता करी, और फोर्स से फिर फील्ड की पता लग जाती है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि मैं तो यहाँ पुट मत करूँ, नहीं करूँगा, तो फील्ड तो होगा तो सही, पता नहीं कर पाएंगे ना। पता करके देखते हैं एक बार, ठीक है ना, पता कर ही डालते हैं, आपकी भी तसल्ली आ जाएगी कि पता करने के लिए Q0 क्यों जरूरी है। Q0 जरूरी है फोर्स पता करने के लिए। जरा फोर्स तो बताओ ना इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R क्या है? अजीब लगता है ना, मैं बता करके और फिर पूछता और हूँ R क्या है, क्योंकि हमेशा आंसर करेक्ट आना चाहिए। R क्या है? सोर्स चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है R। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता करते हैं, फोर्स का वैल्यू पुट करो, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? तो आपको कहाँ है दोनों? दो कौन? अभी तो एक ही है। यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसीलिए फोर्स का वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे आपको चार्ज पुट करना ही पड़ेगा। फोर्स अकेले चार्ज का थोड़ी होता है, फोर्स तो एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर होता है, इसलिए आपको यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे चार्ज पुट करना पड़ा, ठीक है ना। जैसे आपको बुखार है तो बहुत अच्छी बात है, बुखार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपके मुंह में थर्मामीटर तो डालता ही है ना, क्योंकि उसको लिखना है कि भैया कितना फ़ारेनहाइट का आपका टेम्परेचर है। लिखने के लिए थर्मामीटर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्मामीटर डाला इसका मतलब थोड़ी कि थर्मामीटर की वजह से बुखार है। ये चार्ज नहीं होता तो भी फील्ड है ही यहाँ पे, लेकिन ये चार्ज पुट क्यों किया? इस फोर्स की डिमांड है। इस फॉर्मूले को, फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच डिस्टेंस R। फिर क्या हुआ? Q0 कैंसिल हो गया। और मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा था कि Q0 नहीं होता तो ये पूरा प्रोग्राम कर ही नहीं पाते आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता नहीं कर पाते यदि Q0 नहीं होता तो। खाली जगह में फोर्स लगता ही नहीं है आपका, इसलिए Q0 को आपको पुट करना पड़ा। और Q0 पुट कर दिया तो उसका इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत समझ लेना कि बहुत सब कुछ इसकी वजह से है, सब कुछ थर्मामीटर की वजह से ही है, बुखार थर्मामीटर की वजह से नहीं। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है? टेस्ट चार्ज। दिस चार्ज इज प्लेइंग रोल एज अ टेस्टिंग डिवाइस ओनली। क्या काम आ रहा है? सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करने का काम आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन शो नहीं करी, ये केवल फोर्स को एक्सपीरियंस करने का काम आ रहा है। इसका रोल इतना सही है।
ठीक है, ये नहीं होता तो आप फोर्स पता नहीं कर पाते। फोर्स किस जगह पे तो होता, खाली जगह पे तो होता नहीं। और ये जो है अच्छा बच्चा की तरह से कैंसिल भी हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, इसका कोई रोल नहीं है उसमें। आपके बुखार है, जो आपने आइसक्रीम खाई उसकी वजह से है, आपके बॉडी में कोई गड़बड़ है उसकी वजह से है, थर्मामीटर की वजह से थोड़ी है। तो आपको दिख भी रहा है फाइनल जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कौन चार्ज आ रहा है, वो जो सोर्स है वही एक्सपेक्टेड था आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सोर्स चार्ज होना चाहिए था, और वही है। टेस्ट चार्ज क्यों नहीं है? उसकी वजह से है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो काहे को होगा? और वो फिर कैंसिल भी हो गया, ये बात बताने के लिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कौन बचा? जिसकी वजह से फील्ड है। कौन है वो? कैपिटल क्यू। कौन है? सोर्स चार्ज। सोर्स की वजह से तो फील्ड है, वो तो होना ही था, ठीक है। दैट्स ऑल। इस टॉपिक का नाम बता दो चलते चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अपन ने इसको अर्ली क्यों डिस्कस कर लिया? क्योंकि इसकी हेल्प से अपन लोगों ने डेफिनेशन की भावनाओं को समझा है। डेफिनेशन जो है उसके अंदर अपन ने इस चार्ज को टेस्ट चार्ज क्यों बोला, वो इससे ही समझ में आया है, इसलिए अपन ने बात करी। बस एक और चीज़ है कि इसके अंदर आर कैप और नज़र आ रहा है, तो उस पर आप अब टेंशन लो ही मत। किसी भी स्केल, किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग यूनिट वेक्टर चिपका दिया करते हैं, इस पे आप बिल्कुल मत लो टेंशन, ठीक है ना। थोड़ी सी एक बात और रह गई है, और वो बात करते हैं, और वो ये है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स से मिलके बना हुआ कोई क्वांटिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, ये बात है। फोर्स वेक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। जैसे आपको पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? नोट जो टॉपिक है, NOTE नोट जो टॉपिक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है उस चार्ज से अवे, दूर की तरफ। डायग्राम में शो करें, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनो। यदि फील्ड पैदा करने वाला चार्ज कौन है? वो सोर्स चार्ज। कौन? कैपिटल क्यू। ये फील्ड पैदा करने वाला चार्ज है, इस पॉइंट पी पर इसने फील्ड पैदा किया। यदि वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये एरो किधर जा रहा है? अवे। इस पॉइंट पर अवे, इस पॉइंट पर अवे, सारे पॉइंटों पर ये डायरेक्शन जो है वो चार्ज से दूर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कहना ऐसे राइट में नहीं, अवे। जिधर भी है हर एरो आपको इस कैपिटल क्यू चार्ज से अवे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। ये बात, यदि वो चार्ज नेगेटिव है, यदि वो चार्ज है, कौन चार्ज? जिसने फील्ड पैदा किया, सोर्स चार्ज। यदि वो चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी चार्ज की तरफ। लेकिन जब भी आप डायग्राम के अंदर वेक्टर बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डायग्राम में बनाओगे, तो उस वेक्टर का जो टेल है वो पॉइंट पर ही लगाओगे, जिस पॉइंट पर अपन लोग फील्ड पता कर रहे हैं। टेल जो है ना पॉइंट पर लगाओगे, ऐसे नहीं मनमर्जी कहीं भी चिपका दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बड़ा लंबा हो गया, इसका टाइम बहुत लंबा खिंच गया। लेकिन आप इसको घुमा घुमा कर देखो, आपको फील्ड का बहुत सही सही मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके अंदर जो है नोट जो है, NOTE नोट की बात कर रहा हूँ। नोट के अंदर जो है ना कुछ बातें और भी हैं, लेकिन वो काम में थोड़ा लेट आएंगी, लेकिन बात अपने को यहीं कर निपटानी पड़ेगी कि ये जो फॉर्मूला है E=F/Q नॉट, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे को अब Q नॉट को
क्यू नॉट बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कुछ और चीज़ बतानी है, इसलिए वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे को ये बताना था कि यहाँ पे यदि ये चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले से, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से है, आप इसको समझोगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं, यहाँ पर एक बहुत जोरदार चीज़ कंक्लूड होके आ रही है कि यदि ये जो चार्ज है कौन जिसपे फोर्स लग रहा है, यदि वो पॉजिटिव है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। प्लस साइन का मतलब क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना। यदि ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, यदि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, कौन जिसपे फोर्स लग रहा है, वो चार्ज जो फील्ड के अंदर बैठा हुआ है जिसपे फोर्स लग रहा है, वो वाला चार्ज यदि नेगेटिव है तो फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ होगी, वरना नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। ये बात काफ़ी लेट अपने को यूज़ आएगी, फिलहाल तो याद ही रखो केवल। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अभी के लिए जयराम जी के जय हिंद।